नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे और आज प्राइम डिबेट में हम बात करेंगे सफेद हाथी पर सवार सरकार की। बढ़ती उम्र के जिस पैमाने को रिटायरमेंट का आधार माना जाता है, भला सरकार अपने चहेते अफसरों के लिए उस पैमाने को क्यों दरकिनार करती है। आईएएस अधिकारियों की लंबी लिस्ट है जो उम्र के आधार पर रिटायर हो जाने चाहिए, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी महत्वपूर्ण पद पर काम कर रहे हैं। क्यों? वजह दरअसल यह है कि वो सरकार के बेहद करीबी हैं और सरकार में बैठे लोगों की ट्यूनिंग उनके साथ बहुत बेहतर होती है। दूसरी तरफ पुलिस महकमे में जमीन पर तैनाती के लिए भले ही अधिकारियों की कमी हो, लेकिन पीएचक्यू में एडीजी रैंक के अफसरों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। तब सवाल ये कि बिना पद के प्रमोशन क्या जरूरी है? आखिर क्या वजह है कि सरकार मोटी तनख्वाह पर अधिकारियों को रखती तो है लेकिन उतना काम नहीं लेती? हम चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। रिटायर्ड अधिकारियों को रिटायर क्यों नहीं मानती सरकार? ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि एमपी में एक दो नहीं बल्कि 50 से ज्यादा ऐसे आईएएस अफसर अब भी मोटी तनख्वाह पर काम कर रहे हैं जिन्हें कायदे से घर बैठ जाना चाहिए था। दूसरी तरफ पुलिस महकमे के लगभग आधे एडीजी ऐसे हैं जिनके पास काम तो है लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए। तो आज सवाल यही कि देश की जनता के टैक्स से सैलरी लेने वाले अधिकारियों पर फिजूल खर्ची करना कितना जायज है। बेकार की एक भी पोस्ट न रखें, जिसके पास काम नहीं है और नहीं पोस्ट है तो फिर उसको प्रमोट न करें, उसको बंद कर दें, लेकिन जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एमपी कैडर में 339 आईएएस ऑफिसर हैं, लेकिन सरकार की निगाह में चुनिंदा ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी बड़े काम के हैं। मसलन राज्य के मुख्य सचिव रहे आर परशुराम सितंबर 2013 में रिटायर हो गए, लेकिन अब भी वो राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त के पद पर काम कर रहे हैं। सरकार ने एंटोनी डीसा को भी निराश नहीं किया। मुख्य सचिव की कुर्सी छूटी तो रेरा का अध्यक्ष बना दिया। राकेश साहनी तो जनवरी 2010 में रिटायर हुए, लेकिन फिर भी सीएम के ऊर्जा सलाहकार बना दिए गए। बाद में विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष भी बने और इतना ही नहीं, फिलहाल वो नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। इसी तरह टीआरएस चौधरी, देवराज बिरदी, एसके मिश्रा, पदमवीर सिंह, केडी खान, हीरालाल त्रिवेदी, अरुण भट्ट, इंद्रनील शंकर दाणी, वीजी धर्माधिकारी समेत करीब 50 अधिकारी रिटायरमेंट के बाद भी अलग अलग पदों पर जमे हुए हैं। तो सवाल यह है कि क्या सत्ता के ज्यादा करीब हो जाना रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी पर बने रहने की गारंटी है? कुछ मुख्य सचिवों और डीजीपी को मिला फायदा तो कम से कम यही कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आईपीएस अधिकारी भी इस मलाई को बराबरी से खा रहे हैं। जरा पीएचक्यू की तरफ रुख कीजिए तो पता चलेगा कि यहाँ भी कई अफसरों को पद का मजा तो दिया जा रहा है, लेकिन उनके कंधों पर जिम्मेदारी ना के बराबर ही है। वाकई पुलिस मुख्यालय में कई पद ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ इसलिए बना दिया गया ताकि इन पर एडीजी रैंक के अफसरों को बैठाया जा सके। मैदानी पुलिसिंग के लिए जहां अधिकारियों की कमी है, तो वहीं दूसरी तरफ एडीजी स्तर के अफसरों की भरमार की वजह से उन्हें इधर उधर एडजस्ट किया जा रहा है। एमपी पुलिस में कुल 39 एडीजी रैंक के अफसर हैं, जिनमें से 18 अफसरों को दिखावे के लिए काम दिया गया है। एक एक कर जरा अधिकारियों की जिम्मेदारी भी समझिए। एडीजी पुरुषोत्तम शर्मा की जिम्मेदारी कोऑपरेटिव फ्रॉड को रोकना है, लेकिन सच्चाई ये है कि मुख्यालय स्तर पर अभी तक कोऑपरेटिव फ्रॉड को लेकर मैदानी स्तर पर कुछ नहीं किया गया। एडीजी बीबी शर्मा की जिम्मेदारी आरएनडी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ पुलिस मैनुअल ब्रांच के ईडीजी की है, लेकिन सच्चाई यह है कि पद के अलावा काम के नाम पर कुछ नहीं करते। एडीजी के बाबूराव प्राइवेट सिक्योरिटी शाखा की जिम्मेदारी संभालते हैं। सच्चाई यह है कि ये शाखा पहले राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के साथ काम करती थी, लेकिन बाबूराव को एडजस्ट करने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी शाखा बनाई गई। राजेश गुप्ता एडीजी स्पेशल ऑपरेशन शाखा हैं, लेकिन अभी तक मुख्यालय स्तर पर कौन से स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया पता नहीं चलता। डॉक्टर विजय कुमार यादव फायर सर्विस के एडीजी हैं। आग लगने पर सबसे पहले नगर निगम, सीआईएसएफ और बीएचईएल की फायर ब्रिगेड ही मौके पर नजर आती है।
संजीव कुमार सिंह की जिम्मेदारी पीएचक्यू में नक्सल ऑपरेशन के एडीजी की है, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार का दावा नक्सल मुक्त प्रदेश का है और बालाघाट में आईजी स्तर के अधिकारी और स्पेशल फोर्स की तैनाती पहले से ही है, तो फिर ये एडीजी करते क्या हैं? इसी तरह एडीजी अजय शर्मा, वी मधुकर कुमार, जी जनार्दन, एडीजी सुधीर कुमार शाही, जीआर मीणा उन पदों पर तैनात हैं जिनको आईजी स्तर का अधिकारी बेहतर संभाल सकता है। इतना ही नहीं, ईओडब्ल्यू में भी एक एडीजी की जगह 3 एडीजी तैनात किए गए हैं। होमगार्ड एडीजी मनीष शंकर, एडीजी डीसी सागर और एडीजी विपिन माहेश्वरी के काम को भी देखें तो ये साफ नजर आता है कि डीआईजी और एआईजी के काम को अब एडीजी संभाल रहे हैं। सीएम के ओएसडी और गृह मंत्री के ओएसडी भी एडीजी रैंक के अधिकारी ही हैं। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि जब पद नहीं थे तो प्रमोशन दिया क्यों गया? संगठन को जरूरत है 5 एडीजीज की, पर संगठन की जरूरत से कोई संबंध नहीं रहा है। अब तो प्रमोशन हो गया है, बस प्रमोशन होना, चाहे संगठन को जरूरत हो चाहे ना हो। संगठन में उसकी वजह से खराबी भी आ जाए तो भी प्रमोशन होते जा रहे हैं। वैसे सरकार अपने हिसाब से फैसले करती है, नियम भी बनाती है, लेकिन सवाल ये कि क्या जनता के टैक्स से जाने वाली अधिकारियों की सैलरी का सदुपयोग हो रहा है? क्या सरकार के ये सफेद हाथी सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं? क्या अपने चहेतों को जानबूझकर सहूलियत दे रही है सरकार? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या सफेद हाथी की सवारी से एमपी के विकास की रफ्तार सुस्त नहीं होगी? अरुण त्रिवेदी के साथ मनोज राठौर, ईटीवी न्यूज, भोपाल। तो देखा आपने क्यों सफेद हाथी शब्द का हमने इस्तेमाल किया, इस पर बात करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं, पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है राजपाल सिसोदिया, ये प्रवक्ता हैं बीजेपी के, स्वागत है सिसोदिया जी का। दूसरी मेहमान संगीता शर्मा, ये प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, इनका भी स्वागत। और तीसरे मेहमान बेहद खास हैं, उनका मैं परिचय आपसे करा दूं, वो अरुण गुट्टू, ये रिटायर्ड डीजी रहे हैं लोकायुक्त के। गुट्टू साहब का भी स्वागत। सबसे पहला सवाल सिसोदिया साहब आपसे ही करूंगा मैं कि ये क्यों पाल रखे हैं सफेद हाथी आपने? क्या जो नए आईएएस आते हैं या जो नए यंग लोगों की टीम है उन पर भरोसा नहीं है? आपने सारे रिटायरमेंट के बाद एकोमोडेट कर रखे हैं लोगों को। निश्चित तौर पर सरकार अपने विश्वस्त अधिकारियों के सहारे काम करती है और सरकार चलाने के लिए यह आवश्यक होता है, अनुभव भी एक मायने रखता है। नए आईएएस अधिकारी निश्चित तौर पर हमारे फील्ड में यंग लोग काम कर रहे हैं, परंतु उनके साथ साथ में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण विभाग और महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर संविदा के रूप में कई सारे अधिकारी रिटायरमेंट के बाद में भी काम कर रहे हैं। तो रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दीजिए और कुछ 70 साल कर दीजिए, जब इनको ऐसे आपको ढोना ही है लंबे समय। कुछ अधिकारी पदेन अध्यक्ष के रूप में भी कुछ स्थानों पर कुछ संस्थाओं में काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इन वरिष्ठ अधिकारियों का जो लंबे समय का अपना अनुभव है, उस अनुभव का लाभ मध्य प्रदेश के कुशल प्रशासन में मिलने का काम हो रहा है। और जहाँ तक सफ़ेद हाथी शब्द उपयोग करा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि रिटायरमेंट के बाद में जब किसी अधिकारी को संविदा नियुक्ति के आधार पर फिर से काम पर लिया जाता है या उनसे काम लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं पहले जो उनको वेतन भत्ते इत्यादि जो देय होते हैं उससे कहीं ना कहीं कम देने का काम ही होता है। सरकारी गाड़ियां, मेरी जानकारी में सरकारी गाड़ियां, सरकारी बंगले, सब सुविधा आप दे रहे हो बकायदा। ये इस पर और बात करेंगे। संगीता जी, आपको लग रहा है कि ठीक कर रही है सरकार? देखिए प्रवीण जी, टॉपिक बहुत अच्छा उठाया है, क्योंकि अभी तक किसी के नॉलेज में ही नहीं है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार भी अभी सरकार के अंदर चल रहा है। क्योंकि इसे मैं भ्रष्टाचार के रूप में इसलिए भी देख रही हूँ क्योंकि ये जो अधिकारी हैं, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को लाभ पहुंचाने का इन्होंने काम किया था। अब सरकार इन्हें लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, इन्हें बड़ी बड़ी सुविधाएं दे रही है। तो कहीं आपने जैसे बताया कि गाड़ी, बंगला और साथ में बड़े बड़े पदों पर अभी भी और काम इनसे नहीं ले रही है। तो सबसे दुखद बात तो यही है कि इनसे काम नहीं लिया जा रहा है और एक इन्हें सजा धजा कर एक सफेद हाथी की तरह बैठा कर रखा है। मुफ्त में लो तनख्वाह, मुफ्त में लो पैसा, और जनता का पैसा है। तो किस तरीके से जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, और ये जो है पूरी तरीके से सरकार की नीतियों पर काम करते हैं, सरकार के इशारों पर काम करते हैं, इसलिए सरकार ने इन्हें पाल कर रखा हुआ है। ठीक है, गुड्डू साहब की तरफ चलेंगे। गुड्डू साहब से पहले आईएएस के बारे में पूछेंगे, लेकिन उसके बाद चूंकि वो खुद डीजी रहे हैं तो आईपीएस के जो इतनी सारी पोस्ट बनी उस पर भी बात करेंगे। गुड्डू साहब, सबसे पहले मैं यही समझना चाहूंगा आपसे कि क्या रहता है गवर्नमेंट के मानस में इनको प्रमोट करने के लिए, जबकि जो यंग ब्रेन आ रहा होगा वो तो ज़्यादा कैपेबल है, ज़्यादा क्षमतावान है, उसका यूज़ नहीं करती गवर्नमेंट?
प्रवीण जी, आपका बिल्कुल कहना ठीक है। जी और बल्कि मेरी मान्यता तो ये है कि बहुत कुछ भ्रष्टाचार जी जो आज सरकार के अंदर होता है जी। उसका कारण ये रीएम्प्लॉयमेंट और एक्सटेंशंस हैं। हम्म, अगर हर एक को मालूम हो कि मेरे को इसके बाद कुछ नहीं मिलना है और रिटायरमेंट होना है मेरा, हम्म, तो वो अपना शायद सीधा सच्चा काम करेगा। हम्म, और ऐसा न करके वो इस तरह के, जैसे संगीता जी ने बताया कि कुछ इस तरह से बिहेव करता है और कुछ इस तरह के काम करता है जिससे सरकार खुश हो जाती है और फिर वो एक तरह का लेन देन शुरू हो जाता है कि भाई आपने हमारे लिए ये किया। तो इससे प्रदेश को भी नुकसान होता है, देश को नुकसान होता है और वो संगठन को बहुत बड़ा नुकसान होता है। जो लोग एक्सटेंशन ले लेते हैं इस तरह के पाके, वो एक तरह के एक नमूना बन जाते हैं कि देखो अगर तुम्हें अगर फ़ायदा उठाना है तो तुम इस तरह का व्यवहार करो, जबकि होना उल्टा चाहिए। ब्यूरोक्रेसी का रोल ये होता है कि वो निष्पक्ष होके, निडर होके अपना व्यू जो है वो देश के हित में, प्रदेश के हित में, जनता के हित में रखे। तो वो फिर उससे जो संगठन के अधिकारी हैं ऐसे, वो हट जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसका नतीजा क्या होता है। राजपाल सिसोदिया साहब, मैं अगर बात एंटोनी डिसा साहब की करूं, वो चीफ सेक्रेटरी बने थे तभी खासे विवादित थे। हाउसिंग बोर्ड का में रहते हुए उनके ऊपर बड़ा एक आरोप लगा था, लोगों ने एक तरह से साबित कर दिया था कि हाँ इनकी बड़ी चूक है। ऐसे दागी अधिकारी को पहले तो आप सीएस बनाते हो, फिर उसके बाद रेरा में भेज देते हो बिना ये परवाह किए कि ठीक है लोग बोलते रहें तो बोलते रहें, आपकी साख पर बट्टा नहीं लगता गवर्नमेंट की साख पर। नहीं, ये इस प्रकार के जो बड़े निर्णय होते हैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी और जो प्रमुख लोग हैं वो सब उस फ्रेम में जो व्यक्ति आता है उसी के लिए। ये फ्रेम कैसा होता है, मतलब निश्चित तौर पर हम आपका चेहरा आता है क्या उस फ्रेम में? निश्चित तौर पर हम तो अधिकारी है नहीं, तो इसलिए अपना चेहरा तो आएगा नहीं। ये बात अपन अधिकारियों की कर रहे हैं अभी। तो बाकी जो जिले में पदस्थ कलेक्टर है उनका चेहरा बड़ा होता होगा फ्रेम के हिसाब से? नहीं, जिले में जो है मैदान में वो भी होते हैं, पर अभी अब जो रिटायर्ड अधिकारियों की बात कर रहे हैं, जिनका एक्सटेंशन की हम बात कर रहे हैं, उनकी अगर हम बात करेंगे तो आरोप लगना एक अलग बात है। उन्हें जिम्मेदारी दीजिए ना, आप रेरा का अध्यक्ष कोई जवान कलेक्टर बना के देखिए, आप हो सकता है बेहतर काम करो। उसके ऊपर बैगेज नहीं होगा, उसकी बाकी बहुत सारे PR नहीं होंगे यहाँ पे बिल्डर से, तो वो बेहतर काम करेगा। इस प्रकार के जो निर्णय होते हैं सरकार के उच्च स्तरीय निर्णय होते हैं और काफी सोच विचार करने के बाद निर्णय होते हैं। हो सकता है हम एक एंगल से देख रहे हैं, वहाँ कई एंगल से देखना रहता है। और सरकार आप जो एंगल देखेंगे वो डन हो जाएगा। हम तो अभी भी दिखाई रहेंगे, जो आप तय कर रहे हो वो हो रहा है। संगीता, ये लग रहा है आपको कि ये कुछ अगर ऐसा है भी, मान दीजिए इनकी बात मानी जाए सिसोदिया साहब की, क्षमतावान होते हैं रिटायर्ड अधिकारी, तो उम्र बढ़ा देनी चाहिए रिटायरमेंट की, 70 साल कर दें। कौन रोकना है इन्हें तय कर देना चाहिए हम 70 में रिटायर करेंगे। बिल्कुल, सरकार मनमर्जी से काम कर रही है, उनकी जो इच्छा होती है वो काम कर रहे हैं। लाल सिंह आर्य जैसे को बचाने का काम कर रही है, तो सरकार तो जो चाहे वो कर सकती है। उम्र 70 साल कर दे, 80 साल कर दे, इनके हाथ में है, क्योंकि इन्हें रोकने टोकने का कोई असर होता नहीं है इनके ऊपर। अगर विपक्ष इन पर प्रश्न उठाता है तो विपक्ष के प्रश्नों को नहीं लिया जाता है। तो इनकी तो सरकार है, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। आप देखिए ना, जो ईमानदारी से काम अधिकारी करते हैं उनको किस तरीके से बाहर कर दिया जाता है। गौरव तिवारी जी का मामला आपने देखा ही होगा कटनी हवाला कांड में, जब जनता आंदोलित हो गई, जनता ने मांग की कि उन्हें वापस किया जाए, तब भी उन्हें वापस नहीं किया गया। तो ईमानदार अधिकारियों की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। जो इनकी रीति नीतियों पर चलता है, जो इनके आदेशों का पालन करता है, उनको लाभ पहुंचाने का सीधे तौर पर कार्य किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। गुड्डू साहब, लगता है आपको, आपने भी लंबा समय, आपका सुदीर्घ प्रशासनिक अनुभव रहा है पुलिस के अधिकारी, IPS अधिकारी के तौर पर, आपको लगता है कि पहले के जितने में अब बदला है पूरा? अब सीधे यदि प्राइम लोकेशन में पोस्टिंग पानी होगी तो सरकार का करीबी बनना ही होगा, इस तरह के हालात बन गए? देखिए, मैं एक पहले बात तो ये बताना चाहूँगा कि ये जो एक्सटेंशन और रीएम्प्लॉयमेंट्स होते हैं इनके नियम है जी, और नियम के अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा अधिकारी है जिसको कोई टेक्निकल नॉलेज है जो कि दूसरे को नहीं है और वैसा अधिकारी अवेलेबल नहीं है उसका रिप्लेसमेंट के लिए, तभी एक्सटेंशन दिया जाएगा। दे आर एक्सेप्शंस। ये अपवाद होंगे, न कि एक तरह से रेवड़ी बांटने वाली बात होगी। तो उससे एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि जो आपने बताया कि ये तो बहुत सालों से चल रहा है। देखिए, मेरा तो यही तजुर्बा है कि कोई आज की बात नहीं है ये, और
कारण वही है, एक ही कारण है कि अगर वो हमारे कहे पे चलता है और वो सर्विस के दौरान हमारी बात मानता है और हम चाहे कुछ भी कहें, चाहे वो जनता के हित में हो, चाहे वो नियमों के अंतर्गत हो ना हो, वो करता है, तो उसको फिर एक तरह से लाभान्वित करना, ये हमने देखा है। मैं कहना नहीं चाहूँगा जी, नाम नहीं लूँगा जी बोलिए। पर एक मुख्यमंत्री को ये कहते हुए सुना है कि भाई अगर वो हमारे काम का है तभी तो हम उसको रखेंगे, नहीं तो हम क्यों रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे अधिकारी जो हैं वो काम के नहीं हैं और दूसरे अधिकारी जो उनके कहने पे नहीं चलते वो उनका कोई महत्व नहीं है, उनको कोई नहीं, या निष्पक्ष है या नियम के हिसाब से चलता है, उसका कोई अधिकार नहीं बनता है कि एक्सटेंशन मिले या नहीं मिले। सिसोदिया साहब तो यदि जी बोलिए। यही मैं कह रहा था कि ये चीज़ प्रथा काफ़ी सालों से चली है और इससे पूरी सर्विस के ऊपर बहुत बुरा असर होता है, बहुत बुरा असर होता है। जो नीचे जो निष्पक्ष काम करने वाले हैं उनका मोराल के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, यही मेरा तजुर्बा है। बिल्कुल सिसोदिया साहब, ये बात सही है। बहुत सारे यंग और बड़े डायनेमिक आईएएस हैं जो फ्रस्ट्रेटेड होंगे, जिन्हें आप लूप लाइन में डाल के रखते हो। दूसरी बात जो गुड्डू साहब कह रहे थे उसमें उसके जवाब के साथ आपसे लूं, और मैं एक बात और जरूर अपनी भी जोड़ूंगा कि क्या ये राजदार होते हैं आपके, कि आपको डर होता है कि यदि इन्हें फ्री छोड़ देंगे तो संभव है कि ये बाहर जाके आपके बारे में चीजें बताएं जो उन्होंने गलतियां की हैं या आपने गलतियां की हैं उनसे करवाई हैं, इस डर से उन्हें एक तरह से उपकृत करके रखते हो आप लोग? ऐसा कोई डर की बात नहीं होती है। नियम और उस जो प्रक्रिया रहती है चयन की, उस प्रक्रिया में जो व्यक्ति आता है, जो एक्सपर्ट होता है टेक्निकली, उस पद के लिए योग्य होता है, उसी का चयन होता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर यंग आईएएस आईपीएस अधिकारी कहीं कोई फ्रस्ट्रेशन में नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो मैदान में हैं वो मैदान में भी बहुत अच्छे से काम करके एसपी और कलेक्टर के रूप में भी जिलों में काम करके बता रहे हैं, प्रशासन अच्छे से देने का काम जिस कर रहा नेता है। से निपटती है आप तत्काल तबादला कर देते हो उनको। बहुत सारे नाम मैं आपको देखिए, तबादले का एक विशेषाधिकार होता है सरकार के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, और उस विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए वे समय समय पे बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों के तहत जो है स्थानांतरण होते हैं। उसकी बाकायदा एक नीति बनी हुई है प्रदेश में, और उस नीति के अनुसार ही स्थानांतरण निर्धारित होते हैं। गुड्डू साहब, ये जो आईपीएस की बात जो चल रही है कि बहुत सारे इन्होंने प्रमोट कर दिए, अब इनके पास पोस्ट ही नहीं है, और एक बड़ा दिलचस्प वो संजीव सिंह साहब वाला मामला है जो एसपी भोपाल भी रह चुके हैं कि एंटी नक्सलाइट जो उन्हें बना के रखा हुआ है, नक्सल ऑपरेशन एडीजी, और सरकार दावा कर रही है कि यहाँ तो नक्सलाइट जा चुके हैं, यहाँ एमपी में कहीं नक्सलाइट है नहीं। देखिए, ये विषय एक अलग विषय हो गया और इसमें मेरा मत बड़ा उस टाइप का है जो कि किसी भी ऑल इंडिया सर्विस वालों को पसंद नहीं आएगा। ये तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज में हो रहा है कि रैंक्स बढ़ते जा रहे हैं और काम उनके लिए नहीं है, चाहे वो सेक्रेटेरिएट में देख लें, चाहे फॉरेस्ट में देख लें, चाहे पुलिस में देख लें। और उसका कारण ये है कि कुछ नियमों का इस तरह से इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है जो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। जैसे हर एक ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए लिखा हुआ है कि 6 साल के अंदर वो ज़िले का चार्ज में बनेगा। तो नियम ये कहता है कि अगर मान लीजिए 6 साल में वो नहीं बनता है और 9 साल में बनता है तो उसकी पे जो है वो 3 इंक्रीमेंट्स दे के और फिर फिक्स की जाएगी। इन अदर वर्ड्स, ये जो नियम बना हुआ है कि इतने साल में ये पद, इतने साल में ये पद, इतने साल में, ये पे रूल्स में है, ये प्रमोशन रूल्स में नहीं है। हम लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि हम ही नियम बनाते हैं और हम ही इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, और मंत्रियों के बारे में मैं नहीं कहना चाहता, पर वो लोग पढ़ते वढ़ते नहीं है, नियम उनको कुछ मालूम नहीं रहता है, और जो ब्यूरोक्रेट ला के रख देता है उसके हिसाब से वो कर देते हैं। तो अगर नियम देखा जाए तो जब तक वैकेंसी नहीं होती है प्रमोट नहीं हो सकता, और उस वैकेंसी को आप आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते कि कल वो एसपी का पद था, अच्छा आपने उसी पद को डीआईजी का बना दिया, डीआईजी का पद था उसी को आईजी का बना दिया। इस तरह से किसी और सर्विस के अंदर इस तरह की हरकत हो रही है? क्या किसी और सर्विस को ये इस तरह का लाभ दिया जा रहा है? आज 30-30 साल से 36-36 साल से डॉक्टर्स पड़े हुए हैं उसी पद के ऊपर,
इंजीनियर्स पढ़े हुए हैं उनको तो नहीं दिया जा रहा। तो ये कौन सा नियम है कि IAS, IPS और IFS वाले जो हैं ये फ़ायदा उठा रहे हैं। पर मैं सोचता हूँ कि अगर कोई कोर्ट में जाए तो शायद ये चीज़ जो है ये बंद हो जाए। सिसोदिया साहब, मैं कहता हूं कि मनमानी ये चलेगी नियम के नहीं, विरुद्ध मतलब हो आपकी रहा है। गुड्डू साहब की बात को सुन के लगता और है कि यदि मेरा कोई एक और कोर्ट में कहना है जाएगा- साहब, जी। मेरा एक और कहना है कि ये ऐसा नहीं है कि ये मध्य प्रदेश में ही हो रहा है। ये मध्य प्रदेश में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, पर सारे देश में ये इस तरह का इंटरप्रिटेशन कर लिया है। और इसके लिए मैं साफ तौर से कहूँ कि IAS जो सबसे प्रीमियर सर्विस है वो जिम्मेदार है, और फिर दूसरों को भी टुकड़ा देना पड़ता है, पुलिस वालों को भी राइट साइड पे रखना पड़ता है, फॉरेस्ट सर्विस वालों को राइट साइड पे रखना पड़ता है, तो इसलिए ये उनको भी लाभ मिल रहा है। तो ये तीनों ही सर्विस मिलके इस तरह से कर रही है सिंडिकेट कि बना लिया है। मैं अगर कहूँ तो सही बात है आपकी। बताइए सिसोदिया साहब, ये कह रहे हैं कि अगर गुड्डू साहब की बात में ये यदि कोई कोर्ट चला जाएगा तो बैकफुट पे आना पड़ जाएगा आपको। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि आप ही जाएं कोर्ट इस विषय को लेके। नहीं, हम तो हमारा मेरा काम ऐसा दरअसल निवेदन कोर्ट है, जाने का नहीं है, मेरा हमारा ऐसा काम निवेदन सिर्फ खबरें आपका नहीं दिखाने कह रहा का हूँ, मैं गुड्डू साहब को कह रहा हूँ कि जी। अगर वो ऐसा मानते हैं तो वो भी एक सीनियर सिटीजन है, नागरिक है, यहाँ के, जा सकते हैं कोर्ट। ऐसा नहीं है जैसा बोला जा रहा है, मेरा ऐसा कहना है। ये जो बोला जा रहा है इस प्रकार का नहीं है। हर काम नियम कानून और एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के निर्धारण के साथ में होता है। चाहे वो एक छोटी सी पंचायत के अंदर की नियुक्ति हो, चाहे सर्वोच्च स्थान की नियुक्ति हो, हर नियुक्ति के अपने बायलाज हैं, अपने नियम हैं, अपना उसका निर्धारण है, और उस प्रक्रिया का पालन होता है। और प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही हम मध्य प्रदेश में ये कर रहे हैं, और देश भर में ये इस प्रकार की नियुक्तियां हो रही है, इस प्रकार की पोस्टिंग रिपोस्टिंग हो रही है, प्रमोशंस हो रहे हैं। संगीता, ये लगता है आपको कि जो नए जो अधिकारी हैं उनके मन में कुछ फ्रस्ट्रेशन होगा, हताशा होगी, या मैं ये समझना चाहता हूं कि कांग्रेस ऐसे किसी मुद्दे को क्यों नहीं उठाती? क्यों आप सरकार के ऊपर दबाव सदन में नहीं बनाते हैं कि ये क्यों आप लगातार रिटायरमेंट वाले लोगों से काम ले रहे हैं, नए लोगों से क्यों नहीं ले रहा है? ये उनकी गवर्नमेंट मन की करते क्यों चली जाती है विपक्ष के होते हुए? प्रवीण जी, ये तो आप भी देखते हैं क्योंकि सदन में आप लोग भी होते हैं, आपने लगातार देखा होगा सारे प्रश्नों को सरकार लेती ही नहीं है। तो ऐसे तमाम प्रश्न हैं जो रद्दी की टोकरी में डाल दिए जाते हैं और सदन चलने नहीं दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की पूरी भूमिका में है और जनता की हर आवाज को उठाने का काम कर रही है। और जहां तक आप बात कर रहे थे कि ऐसे अधिकारी जो फ्रस्ट्रेशन में आ चुके होंगे, तो मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ कि जो ईमानदारी और ऊर्जा से काम करते हैं अधिकारी, जिनको स्थानांतरित किया जाता है, इवन ये आप नियमों की बात कर रहे थे राजपाल जी अभी कि नियमों के आधार पर किया जाता है, तो कई ऐसे अधिकारी फ्रंट पर आए थे जिन्होंने फेसबुक पोस्ट पर अपनी बातें लिखी थी कि कईयों बार उनके बिना नियम के अनुसार ट्रांसफर कर दिए गए हैं, क्योंकि वो सरकार की बात नहीं मानते, इसलिए उनको बार बार स्थानांतरित किया जाता है। और जहां तक आप नियम की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पद पर रखा जाता है, हमारे पास इतना ही हमारे पास वक्त इतना ही, तीनों मेहमानों को हमको शुक्रिया अदा करना होगा, और ये जरूर ताकि लोगों को करनी होगी कि वो देखें। अधिकारियों से भी मैं जरूर ये कहूंगा कि वो तय करें, यदि आप सरकार के करीबी हैं तो बेहतर, आपको एक बेहतर पोस्टिंग शायद आपका इंतजार कर रही है। आज के प्राइम डिबेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए ETV न्यूज़।